हेलो एवरीवन। तो आज हम देखेंगे डिप्लोमा ट्रेनिंग इलेक्ट्रिकल पीजीसीएल NR2 12 मार्च को जो हुआ था आपका। तो यहाँ हम डेट देख सकते हैं 12 मार्च 2022। टेस्ट टाइम और सब्जेक्ट डिप्लोमा ट्रेनिंग इलेक्ट्रिकल। तो इसमें बेसिक से क्वेश्चंस भी हैं और कुछ न्यूमेरिकल हैं। तो मेनली मैं बताऊंगा यहाँ पे न्यूमेरिकल्स। बाकी के जो क्वेश्चंस हैं जो कि वन लाइनर टाइप हैं उनको आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ देख सकते हैं पहला क्वेश्चन, सिलेक्ट द ऑड पावर प्लांट फ्रॉम द फॉलोइंग कंसिडरिंग द कैपेबिलिटी टू जनरेट पावर एट प्रेडिक्टेबल टाइम। तो देखिए आप देख सकते हैं कि सोलर, विंड, टाइडल पावर प्लांट आपके रेन्यूएबल सोर्सेस में आते हैं और थर्मल पावर प्लांट आपका क्या आता है, नॉन रेन्यूएबल सोर्सेस में। ठीक है, ये तीनों क्या है आपके रेन्यूएबल सोर्सेस है। ठीक है, बाकी ये नॉन रेन्यूएबल है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एटॉमिक फ्यूल। तो देखिए यहाँ पे कैडमियम आपका एटॉमिक फ्यूल नहीं है क्योंकि कैडमियम आपका एक न्यूक्लियर फ्यूल है। ठीक है, न्यूक्लियर पावर प्लांट में हम इसको यूज करते हैं। कैडमियम यहाँ पे क्या होगा आपका आंसर। वन सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस डिस्ट्रीब्यूट्स, फिल्टर्स और ट्रांसफॉर्म द लाइट एमिटेड फ्रॉम वन और मोर लैंप्स। तो देखिए गैलियर, ल्यूमिनियर एक प्रकार की चीज होती है जो कि डिस्ट्रीब्यूट करती है, फिल्टर करती है, ट्रांसफर करती है लाइट को फ्रॉम एमिटेड फ्रॉम वन और मोर लैंप्स, यानी कि लैंप्स से जो रोशनी निकलती है वह आपकी ल्यूमिनियर, गैलियर कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द आर्मेचर ऑफ अ 3-phase alternator has 240 slots. The armature has 8 poles. Its distribution factor H. तो देखिए डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर का फॉर्मूला होता है। ठीक है, यहाँ पे हम देखते हैं कुछ इस प्रकार से ए सॉल्व होगा। तो KD आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि KD डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर है और उसका फॉर्मूला होता है साइन m बीटा बाई 2 अपॉन m साइन बीटा बाई 2। ठीक है, m को कैसे निकालेंगे, स्लॉट्स पर पोल पर फेस के द्वारा। ठीक है, और बीटा क्या है आपका 180 डिग्री अपॉन स्लॉट्स पर पोल। तो m और बीटा आपके निकल के आ जाएंगे। जैसे ही m बीटा निकलेंगे आप डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर के फॉर्मूले में पुट कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है व्हाट इज द मीडियम वोल्टेज अकॉर्डिंग टू इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल 28। ठीक है, तो देखिए मीडियम वोल्टेज ही पूछ रहा है। मीडियम वोल्टेज में वोल्टेज डेट डज नॉट एक्सीड 650 वोल्ट। तो और भी होते हैं लो वोल्टेज और लो वोल्टेज नॉट एक्सीडिंग 250 वोल्ट, मीडियम वोल्टेज नॉट एक्सीडिंग 650 वोल्ट, हाई वोल्टेज नॉट एक्सीडिंग 33 kV। ठीक है, एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज एक्सीडिंग 33 kV। तो ये सारी वैल्यूज आप याद कर सकते हैं। 250, 650, 33 kV से कम और 33 kV से ज्यादा। देखिए नेक्स्ट है एन इंडक्टर having an inductance of 0.14 Henry and a resistance of 6 ohm is connected in series with a capacitor across 50 Hz supply. Calculate the capacitive reactance required to give the circuit power factor 0.6 lagging. Assume supply voltage to be sinusoidal. तो देखिए यहाँ पे मैंने आपको सॉल्यूशन के तौर पे कुछ पॉइंट्स लिख दिए। तो अभी मैंने देखा कि यहाँ पे आप क्वेश्चन में देख सकते हैं कि इंडक्टर जिसका इंडक्टेंस दिया है और रेजिस्टेंस दिया है और सीरीज में कनेक्टेड है किससे, कैपेसिटर के साथ। तो आप जानते हैं यहाँ पे Z इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर हो जाएगा। एक्सएल आप जानते हैं ओमेगा एल होता है, वहां से आप वैल्यू निकाल लेना क्योंकि आपको ओमेगा 2πf होता है जो कि 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी आपको दी हुई है। अब देखिए एक चीज और दी है यहाँ पे, सर्किट पावर फैक्टर। सर्किट पावर फैक्टर क्या होता है आपका cos फाई इक्वल टू आर अपॉन जेड। ठीक है, cos फाई इक्वल टू आर अपॉन जेड, आर की वैल्यू दी है, cos फाई दिया है, तो वहां से आप इम्पीडेंस की वैल्यू निकाल लेंगे। तो आपके पास देखिए इम्पीडेंस निकल जाएगा, साथ ही साथ रेजिस्टेंस आपको पता चल गया और एक्सएल भी पता चल गया। तो अब ना आपको फाइनली निकालना क्या है, एक्सी। ठीक है, तो एक्सी की वैल्यू आप
आसानी से वहां से निकाल सकते हैं। Which of the following statements is not true for cause effect of hunting in a synchronous motor? तो हम कई बार देख चुके हैं हंटिंग, ठीक है, हंटिंग सिंक्रोनस मोटर में अकर होती है ड्यू टू सडन चेंज ऑफ लोड। तो कुछ पॉइंट्स और होते हैं इसके, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, वेरियस कॉजेस ऑफ हंटिंग आर एज फॉलोज। वीडियो को पॉज कर लेना, ये सारे पॉइंट्स आप एक बार पढ़ सकते हैं। इफेक्ट ऑफ हंटिंग और हंटिंग को रिड्यूस कैसे किया जाता है, ठीक है, ये सारे के सारे पॉइंट्स आपको याद होने चाहिए। काफी सिंपल ये पॉइंट्स हैं, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी क्या है, ट्रू नहीं है, क्योंकि अ लोड कंटेनिंग हार्मोनिक टॉर्क इज नॉट द कॉज ऑफ हंटिंग। हंटिंग के कॉजेस यहाँ पे लिखे हुए हैं। Stray load losses in a motor vary according to square of the load current। जो स्ट्रे लोड लॉसेस होते हैं, ठीक है, वो कैसे वेरी करते हैं मोटर में, ध्यान रखना आपको, स्क्वायर ऑफ द लोड करंट के, यानी कि आई एल स्क्वायर आर कॉस्ड बाय द लीकेज फ्लक्स, और एक किसकी वजह से होता है, लीकेज फ्लक्स के द्वारा, इंड्यूस्ड बाय लोड करंट्स इन लैमिनेशंस एंड अकाउंट टू 4 to 5% ऑफ टोटल लॉसेस। व्हाट इज द वे टू रिड्यूस दीज लॉसेस, यानी कि स्ट्रे लोड लॉसेस को कैसे रिड्यूस किया जा सकता है। तो देखिए, ये जो होते हैं आपके लैमिनेशंस के अंदर हो सकते हैं, ठीक है, लोड करंट के थ्रू ये आपके होते हैं, जो लीकेज फ्लक्स होता है लोड साइड पे, उसकी वजह से स्ट्रे लोड लॉसेस होते हैं, क्योंकि उसमें लोड आ रहा है तो लोड की तरफ से ही ये सारी चीजें आपकी होंगी, ठीक है। और टोटल लॉसेस होते हैं, ठीक है, जैसे कि टोटल लॉसेस में आपके आयरन लॉस, कॉपर लॉस, स्ट्रे लोड लॉसेस, फ्रिक्शन, विंडेज, जो भी इसके अंदर आते हैं, वो उसका 4 to 5% होता है। तो हमें क्या करना पड़ता है कि स्लॉट जो होते हैं उनकी संख्या जो होती है उनका सिलेक्शन अच्छे से करना है, ठीक है। टूथ, स्लॉट ज्योमेट्री और एयर गैप को एक अच्छे से कॉन्फ़िगरेशन में लेना है, जिससे इनका सिलेक्शन अच्छे करके स्ट्रे लोड लॉसेस को रिड्यूस किया जा सके। देखिए, इफ द kVAR ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट सर्किट इज इक्वल टू 0, देन द ऑपरेटिंग पावर फैक्टर ऑफ द सेम सर्किट इज। तो देखिए, आप जानते हैं कि पावर फैक्टर आपका एक्टिव अपॉन एपरेंट पावर होता है, और एपरेंट पावर आपका क्या होता है, एक्टिव पावर प्लस टोटल पावर, जिसको हम बोलते हैं एक्टिव पावर प्लस रिएक्टिव पावर। तो रिएक्टिव पावर को अब जीरो कर देना है, यहाँ क्वेश्चन में आप देख सकते हैं रिएक्टिव पावर जीरो हो गया, तो एक्टिव पावर अपॉन एक्टिव पावर बचा, दोनों कैंसिल होकर पावर फैक्टर क्या बनाएंगे, 1, ठीक है। एक क्वेश्चन हम कई पेपर में देख चुके हैं, ध्यान रखो, एक क्वेश्चन कम से कम तीसरी बार ये आई होगी अलग अलग पेपर से। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लामीस थ्योरम कहलाती है, ठीक है। व्हाट इज द थिकनेस ऑफ द एन टाइप सेमीकंडक्टर ऑफ पीएन जंक्शन यूज्ड फॉर फोटोवोल्टिक इफेक्ट टू जनरेट सोलर एनर्जी। थिकनेस आपसे पूछी गई है, और थिकनेस की वैल्यू होती है यहाँ पे लेस देन 1 माइक्रोमीटर फॉर एन टाइप सेमीकंडक्टर इन अ पीएन जंक्शन डायोड। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, इसको जूम आउट करते हैं हम थोड़ा। पूछा गया है कि किस प्रकार का आपको कन्वर्टर दिखाई दे रहा है। तो देखिए, ये एसी टू एसी कन्वर्टर है एक्चुअली, और ये है आपका साइक्लो कन्वर्टर, ठीक है। साइक्लो कन्वर्टर आप जानते हैं फिक्स्ड वोल्टेज फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी एसी इनपुट आप देते हैं किसी साइक्लो कन्वर्टर में, और आउटपुट में आपको वेरिएबल फ्रीक्वेंसी एसी आउटपुट मिलता है। ये साइक्लो कन्वर्टर की डेफिनेशन है, और इस साइक्लो कन्वर्टर का क्या है, डायग्राम। सिग्मा से आप किसको रिप्रेजेंट करते हैं, तो कंडक्टिविटी। अगला है व्हाट इज द मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट आई एम ऑफ नो लोड करंट व्हेन प्राइमरी वोल्टेज इज V1। तो आप जानते हैं कि आई नॉट क्या होता है, आई एम प्लस माई म्यू, ठीक है। वहां पे आई एम आप जानते हैं आई नॉट साइन फाइव, जिसे मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट कहते हैं, और एक होता है आपका वर्किंग कंपोनेंट, जिसे आई डब्ल्यू से नाम से जाना जाता है, वो आई नॉट कॉस फाई नॉट होता है, ठीक है। नो लोड करंट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ अंडर रूट ऑफ आई डब्ल्यू स्क्वायर प्लस आई एम स्क्वायर।
नेक्स्ट है, व्हाट इज द चेंज कॉल्ड व्हेन द प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ गैस चेंजेस बट नो हीट अलाउड टू एंटर और लीव द गैसेस। तो ए होता है आपका एडियाबेटिक चेंज। नेक्स्ट देख सकते हैं, थीटा इलेक्ट्रिकल होता है आपका 2 टाइम्स ऑफ मैकेनिकल डिग्रीज। ठीक है, तो थीटा इलेक्ट्रिकल इज p/2 ऑफ थीटा m, लेकिन p/2 ऑफ थीटा m मतलब यहाँ पे पोल्स की वैल्यू दी है 4, तो 4/2 कितना हो जाएगा 2, इसलिए 2 टाइम्स ऑफ मैकेनिकल डिग्रीज आंसर दिया है। इसको धोखा मत खाना कि ये क्या लिख दिया। ठीक है, तो p/2 ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, थीटा इलेक्ट्रिकल p/2 ऑफ थीटा m। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंडिपेंडेंट ऑफ सर्किट वोल्टेज। तो इंडिपेंडेंट आपसे पूछा गया है सर्किट वोल्टेज से। ठीक है, तो देखिए करंट ही डिपेंड करती है यहाँ पे, बैंडविड्थ, क्वालिटी फैक्टर और रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का कोई उससे मेल भाव नहीं है। नेक्स्ट है कि हाउ इज एनर्जी परफॉर्मेंस ऑफ अ प्लांट मेजर्ड। तो रेफरेंस ईयर इक्विवेलेंट माइनस करंट ईयर एनर्जी इंटू 100 अपॉन रेफरेंस ईयर इक्विवेलेंट, यानी कि एक प्रकार की एफिशिएंसी जैसा ये फॉर्मूला है। ठीक है, आपको रेफरेंस ईयर जो दिया जाता है उसके इक्विवेलेंट करंट एनर्जी से आपको तुलना की जाती है। ठीक है, कंपेयर किया जाता है, इसलिए आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। VAWT का फुल फॉर्म पूछा है, जो कि होता है आपका वर्टिकल एक्सिस विंड टर्बाइन। नेक्स्ट है आपका ग्रिड कनेक्टेड पीवी सिस्टम always have a connection to the public electricity grid via a suitable। देखिए आपने पीवी सिस्टम पढ़े होंगे, ये कोर्सेज एक्चुअली में एमटेक में ये क्वेश्चन आता है। ठीक है, एमटेक का ये क्वेश्चन है। तो ग्रिड कनेक्टेड पीवी सिस्टम जो होते हैं इनके कनेक्शन होते हैं पब्लिक इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड से। ठीक है, लेकिन किसकी हेल्प से, क्योंकि आपका पीवी सिस्टम तो डीसी सप्लाई देगा, आपको चाहिए एसी, तो इन्वर्टर की हेल्प से आप उसको प्रोवाइड करते हैं, तो इसीलिए आंसर इसका क्या है इन्वर्टर। किसी भी पावर फैक्टर की रेंज होती है 0 से 1। नेक्स्ट है, कंटिन्यूस एंड अनइंटरप्टेड अवेलेबिलिटी ऑफ एनर्जी टू अ स्पेसिफिक कंट्री और रीजन इज कॉल्ड एज। तो कंटिन्यूस और अनइंटरप्टेड अवेलेबिलिटी जो होती है उसे एनर्जी सिक्योरिटी कहा जाता है, क्योंकि किसी भी स्पेसिफिक कंट्री या रीजन में हमें कंटिन्यूस सप्लाई चाहिए और कंटिन्यूस एनर्जी चाहिए और अनइंटरप्टेड चाहिए। What is the technical feasibility of priority C as per project priority guidelines for energy conservation measures। तो देखिए क्वेश्चंस इसके PGCIL में जो आजकल और पूछे जा रहे हैं वो है आपके एनर्जी कंजर्वेशन, यानी कि ऑडिटिंग, एनर्जी कंजर्वेशन। ठीक है, और सारी चीज़ें जो कि एनर्जी से रिलेटेड है वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी इज इनएडिक्वेट, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसको पढ़ सकते हैं इस क्वेश्चन को गूगल करके। नेक्स्ट है, फाइंड द करंट इन द सर्किट which supplies an active power and a reactive power if the voltage is applied 200 volt। तो आप जानते हैं P इक्वल्स टू BI cos phi होता है, पावर आपको दी है 600, वोल्टेज दिया है 200, करंट आपको निकालना है, और cos phi क्या होता है आप जानते हैं, cos phi क्या होता है एक्टिव पावर अपॉन रिएक्टिव पावर। तो वो कैसे निकालेंगे आप जानते हैं, 600 अपॉन अंडर रूट ऑफ 600 का स्क्वायर प्लस 800 का स्क्वायर, तो वहां से आप क्या निकालेंगे cos phi, जो कि 0.6 आएगा। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा पॉसिबल सिस्टम नहीं है इलेक्ट्रिक पावर ट्रांसमिशन का। तो AC 3 फेज 5 वायर सिस्टम। एनर्जी कंजप्शन अपॉन GDP, ठीक है, इसको कहा जाता है एनर्जी इंटेंसिटी। तो बाकी के भी ऑप्शन है, इनको भी आप देख लिया करिए, एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी कंज्यूम्ड पर कस्टमर, तो इनका भी कोई एनर्जी डेंसिटी भी कुछ कहलाती होगी। नेक्स्ट है, इनमें से ऑड आपको फाइंड करना है, और बायोमास एनर्जी आपकी रिन्यूएबल के अंदर आती है। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ रिप्रेजेंट्स डीसी सीरीज मोटर। ये आप अच्छे से जानते होंगे, डीसी सीरीज मोटर का ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है, क्योंकि इसमें टॉर्क आप देख सकते हैं। ठीक है, जो स्पीड और टॉर्क का ग्राफ है, तो यहाँ पे और भी हम डीसी सीरीज मोटर के डायग्राम स्क्रीन पे आप देख सकते हैं।
स्पीड और आर्मेचर करंट, टॉर्क और आर्मेचर करंट, स्पीड और टॉर्क। तो ए उसके सामने आपके आंसर भी लिखे हैं, जैसे कि स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्लक्स और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर्मेचर करंट। नेक्स्ट है फेस एंगल एरर। जो सी होता है और पी होता है, इनके फॉर्मूलेस भी आपसे पूछ लिए जा सकते हैं, तो ये फॉर्मूलेस आपको याद रखने होने, क्योंकि करंट ट्रांसफार्मर से मेनली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। करंट ट्रांसफार्मर में और भी क्वेश्चन होते हैं, जैसे कि फेज एंगल एरर आपको फाइंड करना है। फेज एंगल एरर का फॉर्मूला होता है और बहुत ही बड़ा इसका सॉल्व करने का तरीका होता है, ठीक है। तो बहुत सॉल्व करने के बाद आपका फाइनली आंसर क्या था, ऑप्शन नंबर 1। Which of the following statement is true for a slip ring induction motor? तो स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर के जो एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस हैं, ठीक है, उनको आप पढ़ सकते हैं। 1 सेकेंड। ओके, मैंने यहाँ पे अपलोड मतलब वहाँ पे नहीं लिखा है, ठीक है। फिर भी आप स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज पढ़ सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे एफिशिएंसी इज लेस फॉर द स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर, क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस का यूज होता है एट द एंड, तो वहाँ पे उसकी वजह से एफिशिएंसी क्या हो जाती है, लेस। Which of the following is a non-contact instrument used in energy audit exercise for speed measurement? तो दो चीजें आपको यहाँ पे ध्यान रखनी होगी, ठीक है। ठीक, कुछ गड़बड़ हुआ है यहाँ पे। वन सेकेंड। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये है आपका स्ट्रोबोस्कोप। इसको स्ट्रोब लाइट भी कहा जाता है, स्ट्रोब टैकोमीटर भी कहा जाता है। कैन बी यूज टू मेजर द रोटेशन स्पीड और रेवोल्यूशन वेलोसिटी एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटेटिंग, वाइब्रेटिंग और मूविंग पार्ट्स, कंपोनेंट एंड इक्विपमेंट। तो हमने चीज देखी थी कि स्ट्रोबोस्कोप इफेक्ट जो होता है, ठीक है, आपको एक चीज घूमती हुई दिखाई दे रही, घूमती हुई चीज जो होती है वो आपको स्टेशनरी दिखाई देती है कभी कभी, तो वो स्ट्रोबोस्कोप इफेक्ट भी कहलाता है। देखिए यहाँ पे रिएक्टेंस ऑफर्ड बाय अ कैपेसिटर टू अल्टरनेटिंग करंट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज 10 ओम, ठीक है। और दूसरा है इफ द फ्रीक्वेंसी इज मेड टू ऑपरेट एट 2f देन द रिएक्टेंस विल बिकम्स। तो जैसे देख सकते हैं आप, रिएक्टेंस XC ओमेगा सी, ठीक है, 1/ओमेगा सी रिएक्टेंस होता है आपका, और फ्रीक्वेंसी अगर 10 ओम है और फ्रीक्वेंसी 2f कर दिया जाए तो आपकी रिएक्टेंस क्या हो जाएगा, हाफ, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, 5 ओम। नेक्स्ट है एन अर्थ टेस्टर इज अ स्पेशल टाइप ऑफ मेगर विथ सम एडिशनल कंस्ट्रक्शन फीचर्स। व्हाट आर दिस फीचर्स? तो अर्थ टेस्टर स्पेशल टाइप मेगर होता है आपका, कुछ एडिशनल कंस्ट्रक्शन फीचर्स होते हैं इसके अंदर। मेगर में जो फीचर्स होते हैं उससे कुछ ज़्यादा फीचर्स आपके अर्थ टेस्टर में होते हैं। जो फीचर्स होते हैं उसको उनको नाम दिया है रोटेटिंग करंट रिवर्सर एंड रेक्टिफायर। तो इनके तौर पे भी आपका अर्थ टेस्टर काम करता है। नेक्स्ट है एक 0 to 100 वोल्ट मीटर है, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ 2 ओम इज यूज्ड टू मेजर वोल्टेज अप टू 200 वोल्ट। द एडिशनल रेजिस्टेंस टू बी कनेक्टेड इन सीरीज। तो देखिए ये क्वेश्चन हम कई बार कर चुके हैं ऐसे क्वेश्चन। आर एस सी इक्वल्स टू, वन सेकेंड, आर एस ई यानी कि सीरीज रेजिस्टेंस आपको निकालना है, ठीक है। और सीरीज रेजिस्टेंस आप जानते हैं आर एम, यानी कि जो रेजिस्टेंस आपको दिया हो, ठीक है, इनटू माउस इज नॉट वर्किंग अगेन, एम माइनस 1। तो ये आपको ध्यान रखना है, आर एस ई इक्वल्स टू आर एम, ये आर एम है, ठीक है, इंटू एम माइनस 1। एम कुछ भी हो सकता है, बी अपॉन बी एम या आई अपॉन आई एम, उसके तौर पे आपको एम की वैल्यू निकालनी होगी। नेक्स्ट है यूनिवर्सल गेट कौन से होते हैं, तो नैंड और नॉर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ रिप्रेजेंट। तो देख सकते हैं कि एक आइडियल ग्राफ है, तो बी वोल्टेज और टाइम के बीच में ग्राफ ड्रॉ किया गया है।
तो ये कहलाएगा आपका आइडियल वोल्टेज सोर्स। अगर करंट और टाइम के बीच में किया जाता और लीनियर लाइन होती तो आइडियल करंट सोर्स कहलाता। फॉर अ शॉर्ट पिच सिंक्रोनस मशीन डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर इनटू पिच फैक्टर एच। तो जो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर और पिच फैक्टर का मल्टीप्लिकेशन जब आप करेंगे तो यहाँ आप देख सकते हैं बाइंडिंग फैक्टर भी कहलाता है, ठीक है, जो कि मल्टीप्लिकेशन होता है आपका डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर और पिच फैक्टर का। तो आप देख सकते हैं कि पिच फैक्टर क्या कहलाता है। पिच फैक्टर आपका है रेशियो ऑफ फेजर सम ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ पर कॉइल टू द अर्थमेटिक सम ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ पर कॉइल। और यहाँ आप देख सकते हैं डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर की डेफिनेशन। तो इन दोनों की जो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर होता है उसकी वैल्यू होती है लेस देन यूनिटी और पिच फैक्टर की भी लेस देन यूनिटी। तो मल्टीप्लाई भी जब आप करेंगे तो हमेशा लेस देन 1 आंसर आपका आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि फाइंड द करंट फ्लोइंग थ्रू 10 ओम लोड रजिस्टर। थेवेनिन थ्योरम और नॉर्टन थ्योरम्स के अकॉर्डिंग आपको करंट फाइंड करना है 10 ओम के अक्रॉस। काफी सिंपल है, ठीक है। क्या करना है आपको, 10 ओम आपको दिख रहा है तो ये क्या हो जाएगा आपका ओपन, बाकी की चीजें आपको सीरीज में दिखाई दे जाएंगी। तो I इक्वल टू V अपॉन R आपको अप्लाई करना है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे यहाँ पे 1 और 5 यानी कि 6 ओम और 4 और 3 7 ओम, तो दोनों पैरेलल में, फिर उसको सॉल्व करने के बाद आपका 3.2 यानी कि I V अपॉन R निकालने पे आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है which of the following is used to increase the acting head on the water wheel in a hydro power plant। तो that is the draft tube। draft tube का काम क्या होता है, जो एक्टिंग हेड होता है आपका वाटर पे, ठीक है, उसको क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है। नेक्स्ट है which type of connection is used in transformer to link a 3-phase system with a 2-phase system A with the flow of power in either direction। तो जो टीटी कनेक्शन होता है, ठीक है, तो टीटी कनेक्शन स्कॉट कनेक्शन जिसे कहा जाता है, वो डेड कनेक्शन होता है ट्रांसफार्मर के अंदर जो कि लिंक करता है 3-फेज सिस्टम से 2-फेज सिस्टम विद द फ्लो ऑफ पावर इन बोथ डायरेक्शंस। कंट्रोल द करंट कंट्रोल रेंज ऑफ एन एससीआर यानी कि सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर की करंट कंट्रोल रेंज होती है 30 से 100 एम्पियर के बीच। नेक्स्ट है वाई इज रोटर वायर of a squirrel cage rotor permanently short circuited at the ends। तो हमने डेफिनेशन में देखा है स्क्वायरल केज रोटर जो होती है वो परमानेंटली आपकी एंड पे शॉर्ट सर्किटेड होती है, वो इसीलिए क्योंकि टू दैट इंश्योर द इंसर्शन ऑफ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। यानी कि जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस होता है उसका इंसर्शन यानी कि उसको हम इंसर्ट अंदर की तरफ नहीं, पॉसिबल ही नहीं है स्क्वायरल केज रोटर के अंदर। इसलिए स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में ऐसा काम इसलिए हमने स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर बनाई, ठीक है, लेकिन उसकी एफिशिएंसी लेस होती है, तो इसीलिए दोनों के अलग अलग पर्पस है। अ मेजर इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू बी डेड बीट व्हेन द इंस्ट्रूमेंट इज। देखिए डेड बीट की स्थिति वह स्थिति कहलाती है जब आपका इंस्ट्रूमेंट क्या हो जाता है, क्रिटिकली डैम्प्ड। क्रिटिकली डैम्प्ड यानी कि जो जीटा की वैल्यू होती है आपकी, ठीक है, वो किसके बराबर हो रहा है, 1 के बराबर, ठीक है, दैट इज कॉल्ड द क्रिटिकली डैम्प्ड और डेड बीट सिस्टम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड अ सर्विसमैन। तो सर्विसमैन हमने कई बार देखा है, कंडक्टर कनेक्टिंग कंज्यूमर टर्मिनल्स टू द डिस्ट्रीब्यूटर, यानी कि जो आपके डिस्ट्रीब्यूटर है, ठीक है, जो भी हो सकते हैं आपके एमपी यूपी के डिस्ट्रीब्यूटर जो होते हैं, और आप जो हैं टर्म यानी कि कंज्यूमर, उनके बीच में जो कंडक्टर कनेक्टेड होता है दैट इज कॉल्ड द सर्विसमैन। हाँ, यहाँ पे पूछा गया है रेगुलेशन का फॉर्मूला, ठीक है, पर यूनिट रेगुलेशन कहलाता है आपका सेकेंडरी टर्मिनल वोल्टेज माइनस नो लोड वोल्टेज अपॉन नो लोड वोल्टेज, दैट इज द फॉर्मूला। LT minus 2 is the dimension of acceleration in a 4-pole lap bounded DC machine। तो number of poles upon number of brushes into number of parallel path। तो देखिए लैप बाउंड है तो जो नंबर ऑफ आर्मेचर कंडक्टर्स होंगे वो भी आपके 4 होंगे, नंबर ऑफ पोल्स आपके 4 होंगे, ठीक है।
तो यहाँ पे आप जब 4 इंटू 4/4 करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा? 4। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट कंसिडरिंग द स्पीड ऑफ ऑपरेशन? जब भी स्पीड की बात आती है तो हम IGBT को लेते हैं, ठीक है। जब पावर की बात आएगी तो हम मॉसफेट को लेंगे, करंट की बात आएगी तो SCR BJT को हम कंसीडर करेंगे। तो अलग अलग फीचर्स से हम इन डिवाइसेस को यूज करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ पोटेंशियल एनर्जी? तो पोटेंशियल एनर्जी के अंदर आपकी दो चीजें आती हैं, एक तो यूज हम हाइड्रो पावर प्लांट में भी करते हैं और न्यूक्लियर पावर, ठीक है। तो न्यूक्लियर यहाँ पे क्या होगा आंसर? देखिए रेफरेंस ईयर इक्विवेलेंट इक्वल्स टू, यहाँ पे फॉर्मूलेस कुछ ध्यान रखे होंगे, रेफरेंस ईयर एनर्जी यूज इनटू प्रोडक्शन फैक्टर। तो कुछ क्वेश्चंस हम इसके भी देखेंगे आगे चल के, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जा रहे हैं, ठीक है, जो कि आपके लिए यूजफुल हो आगे के PGCL के एग्जाम्स के लिए। तो ये क्वेश्चंस आप पढ़ सकते हैं कुछ, जो कि आपके विंड पावर प्लांट और PLC से रिलेटेड है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वेश्चन को, फॉर अ सिंगल फेज ट्रांसफार्मर द मैक्सिमम एफिशिएंसी occurs at 75% of load, then iron loss at full load upon copper loss at full load। देखिए लास्ट क्वेश्चन में कुछ नहीं था, ठीक है। आपसे पूछा गया कि डिफ्लेक्टिंग फोर्स इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट में कौन सा यूज नहीं करते, तो एडी करंट इफेक्ट। ये क्वेश्चन काफी सिंपल है। एफिशिएंसी आप जानते हैं √√of PI/PCU होता है, ये रहा आपका फॉर्मूला, ठीक है। और जैसे ही आप वैल्यू को रखेंगे, यानी कि एफिशिएंसी 75% रखेंगे अंदर की तरफ, तो PI/PCU स्क्वायर कर देंगे और आपका आंसर क्या आएगा? 3/4 अंडर रूट के अंदर स्क्वायर करने के बाद क्या होगा? 9/16। फॉर्मूला आपका ये है। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ मोटर। देखिए ये आपको क्या लग रहा है? ये मोटर है आपकी लॉन्ग शंट कंपाउंड मोटर, ठीक है। तो लॉन्ग शंट कंपाउंड मोटर आपकी ये है, और दूसरी क्या होती है आपकी? शॉर्ट शंट, ठीक है। और ये आपके स्क्रीन के सामने शॉर्ट शंट। नेक्स्ट है एक 230 वोल्ट आर्मेचर सर्किट। काफी सिंपल क्वेश्चन है। बैक ईएमएफ आपसे पूछा है B - IA/RA। Which of the following types of wiring cannot be implemented easily once the construction of the house is completed? तो हम जानते हैं कंस्ट्रेंट कंडक्ट वायरिंग, अगर एक बार हाउस बन गया आपका तो दोबारा से उसको बनाना पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि देख सकते हैं जैसे आपकी छत डल रही है, छत में वायरिंग हो गई, ये आपकी कंसील्ड कंड्यूट वायरिंग कहलाती है, ठीक है। अगर आप पूरा इसका प्लास्टर कर देंगे फिर आप पाइप डालने की कोशिश करेंगे तो काफ़ी डिफिकल्टी ये होती है, ठीक है। नेक्स्ट है हाउ इज द एफिशिएंसी ऑफ इंस्ट्रूमेंट कैलकुलेटेड। तो इसका फॉर्मूला होता है इंस्ट्रूमेंट एफिशिएंसी इक्वल्स टू मेजरिंग क्वांटिटी एट फुल स्केल अपॉन पावर टेकन बाय द इंस्ट्रूमेंट एट फुल स्केल। Which of the following is the ratio of operating upon initial cost least? तो देखिए आप जानते हैं इनिशियल कॉस्ट तो ज़्यादा होती है आपके हाइड्रो पावर प्लांट की, लेकिन जो ऑपरेटिंग कॉस्ट होती है, यानी कि ऑपरेटिंग कॉस्ट उसकी हाइड्रो पावर प्लांट की कम होती है। तो इसीलिए आंसर यहाँ पे क्या होगा? हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। देखिए सेम वैसे ही क्वेश्चन है, RSC RM इंटू M-1 आपको अप्लाई करना है, ठीक है। नेक्स्ट है इन 8051 after the execution of the following instructions the content of the accumulator is clear। तो क्लियर का मतलब क्या होता है? रीसेट करना है, यानी कि 0 वैल्यू आपकी दोबारा से वहां पे आ जाएगी। तो यहाँ पे हम 60 क्वेश्चंस कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। 60 क्वेश्चंस और बचे हैं तो उनको भी हम देखेंगे।